गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं जीवन सर शिक्षा मनोविज्ञान से तथा बाल विकास से 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक सेट लेकर आया हूं, जो कि भाग 3 है। इससे पहले हमने 2 सेट दे चुका है चैनल पर, आप उसे भी देखें और उसका भी लाभ उठाएं। और इससे जो भी सवाल आएंगे वो आपको सीटेट, एसटेट, सुपरटेट, DSSB, EMRS और ऑल टीचिंग एग्ज़ाम के लिए लाभकारी होंगे। तो आप करें क्या, वीडियो को अंत तक देखें और एक लाइक कर दें, हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। दोस्तों में शेयर करें, उनका भी भला होगा। और कमेंट करें। कमेंट करने से क्या होता है, दोनों के बीच में जो गैप होता है ना, वीडियो बनाने वाले टीचर और वीडियो देखने वाले पढ़ने वाले स्टूडेंट के बीच का जो गैप होता है वो कम हो जाता है। और अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो आप पहले सब्सक्राइब कर लें, और जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे आपके पास एक बेल आइकन आएगा और इसे प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि इसे यदि आप प्रेस ना करेंगे तो आपके पास कोई नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। और यदि आप प्रेस कर देते हैं तो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको हमारे चैनल का एक नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम की सूचना प्रक्रिया यानी इंफॉर्मेशन प्रोसेस किस अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है? तो यह है ऑप्शन, देखिए आप, व्यवहारवाद के सिद्धांत से, संज्ञानात्मक सिद्धांत से, सहचर्यवाद के सिद्धांत से, या गेस्टाल्टवाद के सिद्धांत से। तो आप इसका सही उत्तर हो जाता है संज्ञानात्मक सिद्धांत से। यह है संज्ञानात्मक सिद्धांत से। नेक्स्ट देखते हैं, सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि से सबसे अच्छा कथन कौन सा है? यानी त्रुटियों से क्या हो सकता है, नुकसान है, फायदा है, या क्या है? ऑप्शन आप देखिए और उस पर जवाब देना है। विद्यार्थी को कुछ कभी भी त्रुटि नहीं करनी चाहिए। देखिए आप तो बाउंडेशन लगा दिए ना, अगर आप इसका चयन हम कर लेते हैं तो हम क्या बच्चे कभी गलती नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे ही करेंगे। आप कितना भी बढ़िया पढ़ा लीजिए, बच्चे गलतियां करेंगे। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि बच्चे गलतियां नहीं करनी चाहिए, वो करेंगे। दूसरा, त्रुटियां जो है एक अधिगम प्रक्रिया का भाग है। तीसरा देखते हैं, विद्यार्थी की लापरवाही के कारण त्रुटियां होती है। क्या आपसे त्रुटियां नहीं होती? क्या हमसे त्रुटियां नहीं होती? होती हैं। तो लापरवाही की वजह से नहीं होती, कई सारे फैक्टर, कभी भी अचानक से भी गलतियां हो जाती है। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, कभी कभी त्रुटियां, विद्यार्थी त्रुटियां कर सकता है। क्या आप मिनिस्टर हैं जो आप उसको निर्देश दे रहे हैं कि आप कभी कभी ही गलती करो? आपसे खुद से गलती नहीं होता, या हमसे गलती नहीं होता, या गार्जियन से गलती नहीं होता है? अरे इंसान है तो गलतियां होगा ही। तो हम ये नहीं कह सकते कि कभी कभी गलतियां करो। गलतियां कभी भी हो सकती है, चाहे आप कितना भी बढ़िया से बना करके जाएं। हम लोग एग्जाम में क्या करते हैं, बना करके जाते हैं, बना लेते हैं, हाँ ये वाला आंसर होगा, लेकिन कभी कभी गलती से क्या हो जाता है, दूसरा ऑप्शन घेर देते हैं। तो गलतियां तो हो ही जाती है ना। तो ये सबसे सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। त्रुटि जो है अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है। ये नॉर्मल सी बात है, ये कोई महान बात नहीं है, इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं। गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन गलतियों को जो सुधार लेता है वही अच्छा होता है। नेक्स्ट, प्रयास व त्रुटि किस नियम पर आधारित है? ये जो प्रयास और त्रुटि है वो किस नियम पर आधारित है? देखते हैं। आंशिक क्रिया, आंशिक क्रिया मतलब थोड़ा बहुत काम किया, तो ये नहीं है। हो सकता है थोड़ा बहुत काम किया उसमें गलती हुआ ही नहीं। बहु अनुक्रिया, हाँ ये हो सकता है, बहुत बार प्रक्रिया कोई काम कर रहे हैं तो गलतियाँ तो हो ही जाएगी। मनोवृत्ति नहीं है, मन में हम ऐसा वृत्ति नहीं बना के रखते हैं कि गलतियाँ होवे करें। सहचर्य परिवर्तन, ये भी नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो गया बहु अनुक्रिया। जब बार बार आप काम करेंगे तो गलतियां होते 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 एक समय ऐसा आएगा कि आप गलतियां करना बंद कर देंगे। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त कथन क्या है? यानी इसमें से सबसे बढ़िया कथन क्या है? तो शिक्षा मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की एक शाखा है? नहीं, ये दर्शन शास्त्र से अलग हो चुका है। हमने पिछले वीडियो में कहा है कि यह दर्शन शास्त्र से अलग हो चुका है। शिक्षा मनोविज्ञान की शिक्षा के क्षेत्र में एक शाखा। हाँ देखिए, अब यहाँ ऑप्शन को देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान की शिक्षा यानी दिमाग का जो बच्चे सीखते हैं, किस तरह पढ़ना है, कैसे पढ़ाना है, उसी का एक शाखा है। तो यही सही आंसर है। ये मनोवैज्ञानिक अध्ययन है, शिक्षण है नहीं, शिक्षण नहीं है, ये मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान मन का शिक्षित विज्ञान नहीं, ये भी नहीं है। तो सबसे सही उत्तर हो गया हमारा ये वाला, है ना। शिक्षा मनोविज्ञान
मनोविज्ञान की शिक्षा के क्षेत्र में एक शाखा है। नेक्स्ट देखते हैं। ये आप देखिए दिखा हुआ क्वेश्चन, अ ब स 3 शिक्षार्थी अंग्रेजी पढ़ते, यानी अ ब स जो है बच्चे हैं और वो अंग्रेजी पढ़ते, जिनके लक्ष्य अलग अलग हैं। बिल्कुल सी बात है। ए का जो है वो विषय रोचक है, उसको लगता है, ये जो विद्यार्थी है उसे लगता है ये बड़ा बढ़िया सब्जेक्ट है और हमको ज़िंदगी में काम आएगा। और बी को लगता है कि पहला स्थान प्राप्त करना है, फर्स्ट आना है, इसलिए हमको पढ़ना है। और तीसरे को लगता है परीक्षा उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड प्राप्त हो जाए, मतलब किसी तरह हम पास हो जाएं। देखिए, पहले को लगता है कि हम बड़ा मज़ा आ रहा है, हमको पढ़ना है, हमको काम देगा। दूसरा करना नहीं, हमको फर्स्ट करना है इसलिए पढ़ना है। और तीसरा कहता है किसी तरह पास हो जाए तो इसलिए पढ़ रहे हैं। तो आप बताइए, सबसे बढ़िया से एक क्रम सजाइए। तो इसमें आपको मिलेगा कि सबसे बढ़िया जो है तो इसका निष्पादन उपेक्षा व निपुणता का सही क्रम। निष्पादन मतलब समाप्त हो गया, तो समाप्त क्या हो गया, हम फर्स्ट आ गए, कहानी ख़त्म, हमको सीखना नहीं है। तो यही तो है, फर्स्ट आ गए, कहानी ख़त्म, तो बी पहले होगा। इसके बाद क्या होगा, लास्ट वाला, अरे किसी तरह पास हो जाना है। और सबसे बढ़िया जो होगा, निपुणता आएगी उस बच्चे में जो मन लगा करके पढ़ेगा, उसको पता है हमको रोचक लग रहा है, तो उसी बच्चे में निपुणता आएगी ना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो गया। नेक्स्ट है, बाल केंद्रित शिक्षा के लिए किस मनोवैज्ञानिक ने शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान केंद्रित किया। एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा के लिए सभी शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान अपनी ओर खींचा था, और वो हैं हमारे, ऑप्शन देखते हैं, कॉलर ने, फ्रायड ने, रूसो ने, स्किनर ने। तो यह काम किया था रूसो ने, ये रूसो ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है। अंतर्दृष्टि यानी मन की दृष्टि, अपने अंदर की दृष्टि, और ये किसका परिणाम है, ये हमको बताना है। पुनर्बलन का नहीं, उद्दीपन अनुक्रिया का नहीं, समग्राकृति प्रत्यक्षीकरण का, हाँ यही है, ये इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, शारीरिक परिवर्तन के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। शारीरिक परिवर्तन के लिए हम यहाँ पर देखिए, शारीरिक परिवर्तन हो रहा है, आप समझिए कि कोई बच्चा है, वो किशोरावस्था में जा रहा है, बाल्यावस्था से किशोरावस्था में, तो शरीर में परिवर्तन होगा ना, उसके शरीर का आकार बड़ा होगा, मूंछ आना शुरू होगा, दाढ़ी आना शुरू होगा, लड़कियों में उसके शारीरिक विकास होने लगेंगे, उसका मासिक धर्म शुरू होगा। तो इसके लिए शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, वो है अभिवृद्धि। नेक्स्ट है, क्रिया प्रसूत मुख्यतः बल देता है। तो क्रिया प्रसूत क्या है, ये आप देखे होंगे, स्किनर का क्रिया प्रसूत का सिद्धांत है, ये पुनर्बलन पर बल देता है। पुनर्बलन का मतलब, यदि आप क्रिया पर एक अनुक्रिया हो रही है तो इसका मतलब उसको मोटिवेशन मिल रहा है, तो इसी को कहते हैं पुनर्बलन। नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा के संदर्भ में भाषा शिक्षण के लिए अनिवार्य है। भाषा शिक्षण एक अलग ही चैप्टर है ना। तो समावेशी से भाषा शिक्षण के लिए अनिवार्य, क्या अनिवार्य है, भाषा शिक्षण के लिए क्या अनिवार्य है, विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का उपयोग, हाँ हो सकता है। व्याकरण संकलन और अधिकारी नहीं, अभ्यास करने से कुछ नहीं होगा, वो सीखना ही पड़ेगा उसको। एकांकी शिक्षण में भागीदारी, अकेले में जाके सीखिए, नहीं ये भी नहीं होगा। भाषा कौशल का उपयुक्त अभ्यास, ये भी नहीं होगा। तो आप विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ कराइए, उससे वाद विवाद प्रतियोगिता करवाइए, उसको कहिए कि कहानी लिखो, उसको पढ़ के सुनाओ, तो इससे वो ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा उसको। नेक्स्ट है, क्रिया प्रसूत अनुकूलन में पुनर्बलन निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर करता है पुनर्बलन, बताइए। तो पुनर्बलन निर्भर करता है अनुक्रिया पर, जितना क्रिया करेगा उसी पर पुनर्बलन मिलेगा उसको। यानी कि अगर कबूतर बार बार क्रिया करेगा तब ना उसको दाना मिलेगा। तो इसके प्रयोग को मैं स्किनर का प्रयोग लाऊंगा, तो अगर आप कमेंट कीजिए, हमें देखिए लेकर आता हूँ मैं।
अब मैं स्किनर का ले आऊँगा, कोहलर का ले आऊँगा, कोपका का ले आऊँगा, थॉर्नडाइक का लेकर के आऊँगा, कई प्रकार का लेकर के आऊँगा। आप मांगिए तो सही, आप मांगते ही नहीं तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिलता है। जब भी सवाल आया मैं लाऊँगा। 111 का बी होगा, अनुक्रिया की प्रकृति पर। नेक्स्ट है, विभिन्नता का नियम प्रतिपादन किया। विभिन्नता का नियम प्रतिपादित किसने किया? तो विभिन्नता का नियम प्रतिपादित किया था डार्विन ने। किसने किया था? डार्विन ने। तो माफ़ कीजिएगा, बगल में थोड़ा बकरियां चल रही है तो उसकी आवाज़ आपको आ सकती है। अब मैं जानवरों को तो भगा नहीं सकता ना वीडियो बनाने के चक्कर में, वो चर रहे हैं, उन्हें चरने देना ही होगा। नेक्स्ट है, धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए अधिक उपयोगी सिद्धांत है। धीमी गति से बच्चा जो धीरे धीरे सीखता है तो उसमें आप देखेंगे थॉर्नडाइक के प्रयोग में बार बार गलतियां करेगा। जो धीमी गति से बच्चा सीखता है वो बार बार गलतियां करेगा तो एक बार सीख जाएगा। तो इसमें सही आंसर होगा थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक का सिद्धांत यही तो कहता है, प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत, भूल का सिद्धांत, तो ये सब थॉर्नडाइक ने दिया है। तो इसमें कहा गया है कि बच्चे बार बार गलतियां करेंगे, धीरे धीरे वो सीख जाएंगे। नेक्स्ट है, 1912 में किस संप्रदाय का प्रतिपादन हुआ था? 1912 में किस संप्रदाय का प्रतिपादन हुआ था? तो 1912 में हुआ था गेस्टाल्टवाद का या गेस्टाल्ट संप्रदाय का प्रतिपादन। नेक्स्ट है, निम्न में से किसमें ऐच्छिक व्यवहार उसके परिणामों से शक्तिशाली व कमज़ोर होता है? ऐच्छिक व्यवहार यानी उसका जो इच्छा होता है वो उसके परिणामों से शक्तिशाली भी हो सकता है या कमज़ोर भी हो सकता है। तो ये है हमारा क्रियाप्रसूत। नेक्स्ट देखते हैं, जेम्स ड्रेवर ने मनोविज्ञान को किस प्रकार का विज्ञान माना? जेम्स ड्रेवर के बारे में बताना। जेम्स ड्रेवर ने मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान कहा है। जेम्स ड्रेवर ने मनोविज्ञान को क्या कहा है? शुद्ध विज्ञान। तो आप ऑप्शन देख लें। नेक्स्ट है, सीखने का करना कौन सा पक्ष संबंधित है? सीखने में करना पड़ता है, कुछ तो काम करना पड़ता है ना। तो करने में क्या हो, हाथ पैर क्या होता है? गति करता है। लिखते हैं ना, कुछ लिख कर सीख रहे हैं, बोल रहे हैं, तो शरीर का क्या होता है? अंग गति करता है। तो ये गति का क्षेत्र का सिद्धांत गति के क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में चिंपांजियों पर प्रयोग किसने किया था? देखिए, तो चिंपांजियों पर प्रयोग किया था कोहलर ने। ये मैं इसका भी वीडियो लेकर के, आप चिंता ना करें, आपको हर एक वीडियो मिला है। जब जिम्मा उठाया है तो सारा कंप्लीट करा के ही छोड़ेंगे हम। नेक्स्ट देखते हैं, एक बार पीछे आते हैं। देखिए, कोहलर और कोपका दोनों साथ में काम करते थे। ये बर्दीमर ये अलग थे, कोहलर और कोपका साथ में करते, सभी ने नहीं किया है। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं। 119 नंबर का सवाल है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित किया जा सकता है किसके द्वारा? तो चलिए देखते हैं ऑप्शन को। खेल के मैदान में नहीं, सबसे बढ़िया तो खेल में नहीं होगा ना, तो सबसे बढ़िया होगा विद्यालय एवं कक्षा में। यहाँ पर हम तरह तरह का चीज़ कर सकते हैं। ऑडिटोरियम में भी नहीं कर सकते, घर में भी नहीं कर सकते। विद्यालय में 10 तरह के बच्चे होते हैं, कई तरह के चैप्टर होते हैं, कई तरह के क्रियाकलाप हैं, हम वहाँ पर सबसे बढ़िया परिभाषित उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखे, कक्षा में समयानुवर्ती हो, विद्यालयों की कठिनाई को दूर करना, एक अच्छा वक्ता होना। देखिए, ऑप्शन तो सारे सही हैं, ये चारों ऑप्शन जो हैं बिल्कुल सही हैं। अनुशासन तो बनाना ही चाहिए, समयानुवर्ती, समय के अनुसार काम करना होगा, एक अच्छा बोलने वाला भी होना चाहिए, विद्यार्थियों की कठिनाई को दूर करना है। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों के कठिनाइयों को दूर करना, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा है ना, और बाल केंद्रित शिक्षा है तो आपको विद्यार्थी को केंद्र में रख के करना होगा बात। नेक्स्ट, गेट्स के अनुसार, जो गेट्स हैं नाम है ये, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? अनुभव किसी के अंदर आएगा तो उसका व्यवहार बदल जाएगा।
तो इसको क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है सीखना। वो सीख गया ना, तभी तो व्यवहार में बदलाव आया। मान लीजिए कोई साड़ी सीखना पहनना नहीं जान रहा है, वो नया नया अब जिसी तरह लटर पटर करके पहन रहा है, लेकिन यदि वो सीख गया तो उसका व्यवहार में बदलाव आएगा ना। वो अच्छे से सजा सजा के पहनेगा, कभी बंगला मॉडल से पहनेगा, कभी गुजराती मॉडल से, कभी दक्षिण भारत से, कभी उत्तर भारत के मॉडल से। तो सीखा तभी तो हुआ ना। नेक्स्ट देखते हैं, सीखने के पठार। देखिए अधिगम पठार एक चैप्टर होता है, उन्नतोदर होता है, वक्र पठार होता है, नतोदर पठार होता है। तो ये पर भी वीडियो आएंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा करना होगा। सिर्फ हम ही करेंगे आपके लिए तो ऐसा नहीं चलेगा ना। आप भी अपनी इच्छा को दिखाइए कि सर हमको दीजिए, हम लेने के लिए तैयार हैं। यदि आप लेने के लिए तैयार हैं ना, हम कितना भी दे दें आपको, आप नहीं घुसेगा खोपड़ी में। जैसे विवेकानंद ने क्या कहा है, गाली दिया लिया क्या। विवेकानंद को एक व्यक्ति ने गाली दिया था तो उसने नहीं लिया। उसी तरह हम आपको शिक्षा दे रहे हैं, और आप जब तक लेने के लिए तत्पर नहीं रहेंगे ना, आपके दिमाग में घुसने वाला नहीं है। तो तत्पर बनिए। सिर्फ टाइम पास के लिए पढ़ाई करने से ज़िंदगी नहीं चलने वाला है। आप महंगाई को देखिए, कितनी गुना महंगाई बढ़ रही है। नहीं कीजिएगा गवर्नमेंट जॉब, और भी टीचर का, तो नहीं चलने वाला नहीं। आप देख लीजिए टीचर का क्या, घर में बैठ के पढ़ा लिया, स्कूल में भी इज्जत है, समाज में भी इज्जत है, लॉकडाउन में भी बच गया, और कोई क्षेत्र बचा है क्या? तो आप शिक्षक बनिए, समाज को बनाइए और देश को आगे बढ़ाइए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो सीखने की वाले को प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इसमें कह रहा नहीं करना चाहिए, तो ये तो करना चाहिए ना। कोई सीख रहा है तो उसको प्रेरित करेंगे ना, प्रोत्साहित करेंगे, बिल्कुल करेंगे। सीखने की अच्छी विधि का प्रयोग ये भी करेंगे। ये देखिए, जब भी ये शब्द मिले आपको दंड, सीधा उसको काट दीजिए। एक चीज़ समझिए, दंड नहीं दे सकते आप, है ना। तो हमारा ऑप्शन मिल गया 122 का सी। नेक्स्ट है, जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है, यानी वक्र रेखा में सीखने की गति तीव्र होती है। आप देखिए, यदि कोई बच्चा सीख रहा है तो स्पीड उसका ऊपर की ओर लेवल जाएगा, है कि नहीं। इसको कहते हैं उन्नतोदर वक्र। और यदि पहले ठीक ठाक था और उसका स्पीड गिरने लगा, वो बढ़िया से नहीं सीख रहा है, इसको कहते हैं नतोदर वक्र। अब मिश्रित वक्र, कभी वो सीख भी लिया, कभी नहीं सीख रहा है, कभी फिर सीखा, कभी नहीं सीख रहा है, तो ये मिश्रित वक्र। तो आप देखिए यहाँ क्या कहा कि शुरू में सीखने की गति तीव्र होती, बाद में थोड़ा स्पीड कम हो जाता है। तो इस तरह के सवाल में आप देखेंगे, ये देखिए, ये उन्नतोदर वक्र कहलाएगा। यानी आप ही रहे या कोई भी रहे या कोई बच्चा ही क्यों रहे, हर समय वो ज़्यादा नहीं सीख सकता। कभी न कभी आएगा, उसको थोड़ा सा लो आएगा, फिर वो अपना स्पीड पकड़ लेगा। ये होता है उन्नतोदर वक्र। और उन्नतोदर और नतोदर दोनों मिल गया तो ये मिश्रित वक्र हो गया। ठीक है, तो इसका सही आंसर है उन्नतोदर वक्र। नेक्स्ट देखते हैं 124 का, अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान क्या है। प्रथम, पहला काम क्या है कि नहीं। तो पहला काम है कि उसे उत्तेजना आना चाहिए, कि वो इसके अंदर इच्छा भी तो होनी चाहिए। पहला तो यही, मान लीजिए कि मैं एक शाकाहारी व्यक्ति, एक बंदर के सामने आप चिकन रख दीजिए, क्या उसके अंदर उत्तेजना आएगी? नहीं आएगी, उसको मतलब ही नहीं चिकन से। लेकिन उसके सामने केला रख दीजिए तो उत्तेजना आएगी ना। तो यही तो पहला काम है, उत्तेजना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी दशा ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं है। तो ध्यान को आकर्षित करना है और कह रहा है इसमें ध्यान नहीं है। उद्दीपन की स्थिति, आवश्यकता, 1 2 दोनों, 1 2 दोनों, 1 अथवा 2, 1 नहीं तो 2। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ए नंबर ऑप्शन है, स्थिति से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसको अगर आवश्यकता है तभी वो इस बात पर आपकी ओर आकर्षित होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो गया उद्दीपन की स्थिति। नेक्स्ट है संवेग की उत्पत्ति कैसे होती है। संवेग की उत्पत्ति जो होती है वो कैसे होती है। तो संवेग की उत्पत्ति होता है मूल प्रवृत्तियों से, आदतों से नहीं होता है। उसके अंदर मूल में क्या है, यदि कोई हिरन है
तो उसको घास देख करके, पत्ता देख करके उसके अंदर संवेग की उत्पत्ति होगी। लेकिन अगर उसको अगर हम कोई सामने बकरा रख दें तो उससे उसके अंदर कोई संवेग की उत्पत्ति नहीं होगी, है ना। तो ये मूल प्रवृत्तियों से होती है। नेक्स्ट है, अभिप्रेरण के लिए अक्सर किस शब्द का प्रयोग किया जाता है ना। अभिप्रेरण के लिए अक्सर आवश्यकता शब्द का प्रयोग किया जाता है, ये शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है, और ये कब होता है। तो आप देखें कि व्यक्तित्व के निर्माण में होगा, कक्षा शिक्षण में होगा, अनुशासन में रहेगा तो उसमें भी होगा। तो ये सारे ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण, अधिगम प्रक्रम यानी सीखने के प्रक्रम में अभिप्रेरणा क्या करता है, तो वो आपको बताना है। तो देखते हैं अभिप्रेरणा क्या करता है। सीखने की स्मृति को तेज बनाता है, ये ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि वो तेज ही बना देगा, कभी कभी कम भी हो जाएगा। पुराने अधिगम से नए अधिगम को अलग करता, नहीं ऐसा नहीं, पुराने अधिगम नए अधिगम के साथ जोड़ते हैं। एक दिशा के रूप में सोचने नहीं, एक दिशा नहीं हो सकता है। नए सीखने वाले अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता, हाँ ये होगा। तो हमारा ऑप्शन यही डी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, एक छात्र के अधिगम पर उसकी आर्थिक स्थिति का किस प्रभाव। देखिए आर्थिक स्थिति का तो प्रभाव बिल्कुल भी नहीं पड़ता, हाँ, क्योंकि वो तो फ्री में शिक्षा पढ़ रहा है ना बच्चा, उसको सब चीज़ स्कूल से मिल रहा है, तो आर्थिक स्थिति से तो नहीं ले सकता। और यहाँ तो सबसे ख़राब बात है कि अमीर छात्र अधिक पढ़ता है, अमीर के बच्चे तो और भी नहीं पढ़ते हैं। अब गरीब के बच्चे तो बहुत अधिक पढ़ भी लेते हैं, उसकी इच्छा होती है। वो सिर्फ अमीर के बच्चे वो बुरे संगत में, पार्टी वगैरह में रहते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते सारे बच्चे रहते हैं, कुछ बच्चे रहते हैं। तो अगर हम ये कह दें कि सभी अधिक पढ़ता है तो ऐसा नहीं हो सकता है, अधिक सीखता नहीं, गरीब का बच्चा कम सीखता है, ये भी नहीं। आर्थिक स्थिति का प्रभाव नहीं पड़ता, आपके परिवार का जो परिवेश है उसका प्रभाव पड़ सकता है, समाज का पड़ सकता है, स्कूल का पड़ सकता है, दोस्तों का पड़ सकता है, बच्चे पर आर्थिक स्थिति का प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं, काम की प्रवृत्ति पर सबसे अधिक बल किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था। काम की प्रवृत्ति पर सबसे अधिक बल दिया था सिगमंड फ्रायड ने। किसने दिया था? सिगमंड फ्रायड ने। नेक्स्ट है, तत्परता का नियम अधिगम का किस प्रकार का नियम है। तो तत्परता का नियम जो है मुख्य नियम है। तत्परता का नियम क्या है? मेन नियम है। नेक्स्ट देखते हैं, थॉर्नडाइक के अधिगम नियम में सर्वाधिक प्रधानता किसको है। तो थॉर्नडाइक का नियम अगर आप देखेंगे तो उसमें कह रहा है कि बार बार प्रयास कीजिए, तो ये किसका हो गया? अभ्यास का हो गया। ऐसे अभ्यास का नियम भी कहा जाता है थॉर्नडाइक के नियम को, याद रखिएगा, कभी कभी ये पूछा जाता है अभ्यास का नियम किसे कहा जाता है। नेक्स्ट है, अधिगम को ठोस सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया। अधिगम को ठोस सिद्धांत यानी सबसे अच्छा मजबूती वाला सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था थॉर्नडाइक ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके अनुकरण से बालक नया ज्ञान प्राप्त करता है। किसको सीखेगा तो नया ज्ञान, तो दोस्तों से नया ज्ञान सीख लेगा, शिक्षकों से हाँ भी सीख लेगा, माता पिता से हाँ, तो यानी सभी से वो सीखेगा नया ज्ञान। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया सभी। नेक्स्ट है, अस्पष्टता के नियम में विचार होते हैं। अस्पष्टता के नियम में अस्पष्ट विचार होते हैं कि नहीं, स्पष्ट हो गया, भले सुनने में उल्टा लग रहा हो लेकिन स्पष्ट विचार होता है। जैसे कहता है ना, बेईमानी में भी ईमानदारी होती है, वही वाला बात। नेक्स्ट देखते हैं, 1879 में विलियम वुंट ने किस विधि को व्यवहारिक प्रयोग के रूप में आरंभ किया था। 1879 में किस विधि का प्रयोग किया था विलियम वुंट ने। तो इसका आंसर जो होगा वो है प्रयोगात्मक
विधि। तो विलियम वुड ने किसका दिया था, कौन सी विधि दी थी? इन्होंने दिया था प्रयोगात्मक विधि। नेक्स्ट देखते हैं, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना क्या कहलाता है? अगर आपके अंदर कुछ अनुभव आ गया, आप ट्रेनिंग ले लिए, तो आपका व्यवहार बदलेगा। तो इसको क्या कहेंगे? इसे कहा जाता है सभ्यता। इसे क्या कहा जाता है? सभ्यता कहा जाता है। आप सभ्य हो गए, आप शिक्षित हो गए, सभ्य हो गए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से आदत होती है, तो आदत क्या है? यही पूछा है, आदत क्या है? यानी आदत क्या होता है? ये तो पूर्व अनुभवों की पुनरावृत्ति है। आप जो पहले करते थे वही आज कर रहे हैं। यदि आप बार बार प्रैक्टिस किए हैं तो आप आंख मूंद करके भी बॉल को कहीं पर फेंक देते हैं। आपका जो बार बार अनुभव हुआ है, आपने फेंका, गलतियां हुई, ये हुआ वो हुआ, तो आपको अंदाज हो गया अरे ऐसे करने से ठीक होगा, तो आपके अनुभव का पुनरावृत्ति हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, ज्ञानात्मक अधिगम, गामक अधिगम, संवेदात्मक अधिगम क्या है? तो ये सब क्या है बताइए? तो ये अधिगम का प्रकार है ना। देखिए, एक प्रकार ये हुआ, एक प्रकार ये हुआ, एक प्रकार ये हुआ, यही तो पता चल गया कि क्या है, अधिगम के प्रकार हैं। नेक्स्ट देखते हैं, BF स्किनर का टेंटोफोन किसका आकलन करता? वो एक डिवाइस बनाए थे जिसका नाम रखा था टेंटोफोन। उससे वो क्या देखते थे, वो क्या नापते थे, किस लिए प्रयोग करते थे? तो इससे वो व्यक्तित्व नापते थे, है ना, व्यक्तित्व को देखते थे। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक A.N. क्राउडर किस प्रकार के अनुदेशन के जनक थे? तो ये किस प्रकार के अनुदेशन के जनक थे? इन्होंने जन्म दिया था शाखात्मक अभिकर्मित अनुदेशन की, ये वाला फर्स्ट वाला ही। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, बिने साइमन के अनुसार बुद्धि क्या है? साइमन बिने, इन्होंने बुद्धि का परीक्षण किया था, है ना, और कई प्रकार की बुद्धि बताए थे, जड़ बुद्धि, मूर्ख बुद्धि, और भी कई प्रकार की बुद्धि थी उन्होंने बताया था, सामान्य बुद्धि, है ना, और भी थे। तो उस पर बाद में चर्चा करेंगे। यहाँ पर देखते हैं बुद्धि क्या है। तो बुद्धि केवल जब भी शब्द मिले आपको, मैंने कितनी बार कहा है, जब भी आपको मिल जाए केवल शब्द, आप उसे काट दीजिए। और इनमें से कोई, और ये दोनों पे चर्चा करते हैं, पहचानने व सुनने की शक्ति है। तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही चला गया एग्जाम में आपको, और इनमें से कोई परसेंट, हम 99% को नहीं मानते हैं, 99%। तो ऑप्शन नंबर ए बचा हमारा, यानी बिने साइमन के अनुसार बुद्धि पहचानने और सुनने की शक्ति है। नेक्स्ट देखते हैं, किस प्रकार के अध्यापिका को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनने में सहायता कर सकती है? किस प्रकार के एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनाने में सहायता कर सकती है? किस तरह करके एक टीचर के बारे में पूछा जाए तो है बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के लिए मौका देना चाहिए, और यदि हल कर रहा था हम उसके समय वहाँ पर हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, पाठ्य पुस्तक में समस्याओं को देखकर उत्तर देने के लिए तो आप संकुचित कर दिए, ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं, क्योंकि हमने क्या किया यहाँ पर, अगर पाठ्य पुस्तक तक ही उसको सीमित रख लिया है तो वो तो उसका आंसर पाठ्य पुस्तक तक ही रह जाएगा। सभी समस्याओं को सही हल प्रदान करना, आप क्यों सही हल प्रदान करेंगे? उसे कोशिश करने दीजिए ना, करके सीखेगा। पुरस्कार आप नहीं दे सकते हर समय, कभी कभार दे सकते, हर समय नहीं दे सकते हैं। तो ये सही ऑप्शन है हमारा ए, कि आप उसको खुद से करने दीजिए, और थोड़ा सा हिंट दे दीजिए, कभी दिक्कत हो रहा थोड़ा सा मदद कर दिए, लेकिन उसको खुद से करने दीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, छात्रों के बीच व्यक्तिगत भेद शामिल करने का क्या आधार हो सकता है? छात्रों के बीच व्यक्तिगत भेद को शामिल किया जाता है, और अगर शामिल किया है तो क्या कर सकते हैं? शिक्षण के तरीके लगाएंगे हम देखेंगे कौन बच्चा व्यक्तिगत भेद देखेंगे। वो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं आकर के सीधे लास्ट बेंच में बैठेगा, वो होमवर्क नहीं बनाएगा तो छुपने का प्रयास करेगा, तो भेद तो करना होगा ना, अगर हमेशा के लिए नहीं, सिर्फ जानने के लिए। तो इसमें क्या करेंगे, हम देखेंगे क्या तरीका लगा सकते हैं शिक्षण का, और आकलन करेंगे वही समय उसका हम।
तो हम यहाँ पर देखेंगे दोनों ऑप्शन हमको सही लग रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर हो गया डी, बिल्कुल सही है डी। नेक्स्ट 146 का है ये सवाल, किसका व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी क्या है चारों में से जो व्यक्ति के विकास में, उसके व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। परीक्षाओं की संख्या, ये तो ऑप्शन एक परीक्षा किसी के व्यक्तित्व के विकास में नहीं हो सकता, ये तो काट दीजिए आप, ये कट गया। अब अनुवांशिकता, ये हो सकता है, पर्यावरण, ये भी हो सकता है, तो दोनों सब सही है। तो दोनों किस में मिल रहा है हमको, तो दोनों ऑप्शन मिल रहा है हमको सी में। देखिए अनुवांशिकता भी पड़ता है और पर्यावरण का मिश्रण भी पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं, बाह्य अभिप्रेरणा में शामिल है, बाह्य अभिप्रेरणा में क्या शामिल है, सवाल यही है। बाहर से कोई मोटिवेट कर रहा है तो उसमें क्या शामिल है, प्रशंसा और दोषारोपण, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। प्रशंसा करेंगे तब भी वो अभिप्रेरित हो जाएगा, दोष कर दें, दोष दे देंगे तो भी अभिप्रेरित हो जाएगा। देखते हैं, प्रतिस्पर्धा, हाँ कंपटीशन होगा तो भी अभिप्रेरणा मिलेगा उसको। पुरस्कार और दंड, इससे भी मिलेगा, यदि कोई फर्स्ट आया रेस में उसको दे दिए कोई गिफ्ट तो वो और मोटिवेट हो जाएगा। परिणामों का ज्ञान, अगर उसको पता हो कि अगर हम ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा, यदि हम नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे, तो हमको ज्ञान हासिल नहीं होगा। तो ये चारों ऑप्शन सही है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेवेन का प्रगतिशील सांचा, रेवेन ने एक प्रगतिशील सांचा बनाया था और ये परीक्षण करने का एक सांचा था। रेवेन प्रगतिशील मीटर है ना, या परीक्षण करने का एक सांचा, प्रगतिशील सांचा परीक्षण ये बनाया था। ये किस चीज़ का परीक्षण करता था, है ना, सवाल यही है। तो मौखिक बुद्धि लब्धि का, संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धि का, गैर समूह बुद्धि लब्धि का और व्यक्तित्व का। तो ये करता था संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धि का परीक्षण। नेक्स्ट है, सीखने के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। सीखना शिक्षार्थी के पूर्ण ज्ञान पर आधारित नहीं होता है। तो ये तो कैसे नहीं होता है, यदि हम पहले क ख सीखें और बाद में पढ़ना सीखें तो आधारित हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। सीखना एक निष्क्रिय ग्रहणशील प्रक्रिया है, एक ऐसा बात बोल दें। सीखना निष्क्रिय कैसे होता है, सीखने में बहुत मज़ा आता है। सीखना कौशल के संचय के समान है, ये जमा करता है सीख के। चलिए देखते हैं आगे। सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधाएं देती हैं, हाँ ये सही है। अगर हम सीख रहे हैं तो कुछ कर करके सीख रहे हैं तो उसमें हमको सुविधा मिलेगा। नेक्स्ट है, और ये आखिरी सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है। कौन सा गतिविधि है, पुरस्कार देंगे तो इतना बढ़िया से नहीं सीखेगा, व्याख्या दे लेक्चर दे दिए नहीं सीख, कुछ बता दें ऐसे करो वैसे करो तो नहीं सीख पाएगा। जब उसके साथ हम संवाद करेंगे, हम डिटेलिंग में जाएंगे, उससे बाद भी बात करेंगे, तब वो बहुत अच्छे से सीख जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो आपने वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप इसे एक लाइक दे दीजिए, हमने मेहनत की, दिन रात मेहनत करके आपके खोज के सवाल लाते हैं। लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। और भी कुछ चाहिए आपको, किसी पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इस तरह का एक लोगो मिलेगा। चैनल में देखिएगा बहुत तरह के द इल्यूजन चैनल हैं, तो आप उसमें देखिएगा टी भी लिखा हुआ रहेगा और इस तरह ए भी लिखा हुआ रहेगा। तो ये वाला हमारा चैनल है, स्पेलिंग है द इल्यूजन, ALLUSION, द इल्यूजन। और आपने चैनल को सब्सक्राइब जैसे ही करेंगे आपको एक बिल आएगा, बिल का आइकन, आप उसे प्रेस कर दीजिएगा। उसे प्रेस करेंगे तो आपको बार बार वीडियो खोजना नहीं पड़ेगा, आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हमें भी हम लोग का एक व्हाट्सएप ग्रुप चलता है उसमें शामिल कर लें आपको, तो मेरा नंबर जो दिया हुआ था वो 96 31 94 95 और 41, आप हमें इसमें भेजें व्हाट्सएप कि मुझे भी शामिल कर लीजिए, हम आपको शामिल करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, और आगे वीडियो में और लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।